सभी गुरुजनों को नमस्कार। नमस्कार। हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो क्या चल रहा था? उच्चारण स्थानों का। और उच्चारण स्थानों की बात करें तो जब हमने उच्चारण स्थान पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले हमने क्या पढ़े? माहेश्वर सूत्र। आ जाइए, स्टार्ट कीजिए। अ ई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण यम गण नम, झभय घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छट थ चट तव, कपय शश शर हल। ठीक है, ये माहेश्वर सूत्र थे हमारे। उच्चारण स्थानों की बात करें तो पहला सूत्र कौन सा था? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, यम गणनानाम। नहीं, यही तो बात है। उपु पद्मानिया नाम औष्ठौ, यम गणना नाम नासिका च, ए दयितो हो कंठ टाल। यहां तक पढ़ लिए थे हमने। कौन से नंबर का सूत्र पढ़ लिया था? सातवां। नंबर 8, इसी से आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कंठोष्टम। उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठोष्टम। देखो, इसके लिए कहा ओ दौ तो हो, ओ दौ तो हो, सॉरी, ओ दौ तो हो कंठोष्टम। जिस प्रकार से ए दई तो हो कंठ तालु था, उसी प्रकार ओ दौ तो हो कंठोष्टम होगा। अर्थात आप इसमें देख सकते हैं ओत प्लस औत दो दिए हुए हैं, ओ और औ, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्टम। क्यों होगा बताइए? क्योंकि ओ किससे बनता है? अ और ऊ से। किससे बनता है? अ और ऊ से। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? कंठोष्ठ। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? लिखिए। कोई डाउट ही नहीं है तो लिखिए। सीधा सीधा सिंपल। देखो, लॉजिकल चीज होती है संस्कृत में, हर चीज का लॉजिक है। बिना बात ही कंठोष्टम नहीं हो गया है ना? कल का जो योग था वो 752 साल में बना था। कल का जो गुरु पुख्य था ना, 752 ईयर्स में एक बार आता है। कल छोटी धनतेरस कह सकते थे आप उसको। इतनी इतना अच्छा समय था कल। ग्रहों की जो चाल होती है ना, मुख्य नक्षत्र का आना, वो भी गुरुवार को आना, प्लस साथ में ऐसा योग बनना, तो गुरु पुख्य योग होता है, मुख्य नक्षत्र होता है। आप पुष्य को पुख्य बोलते, वेदों में श को ख बोला जाता है। वेद होते हैं ना, उसमें श को ख और य को जय। उच्चारण जो होता है य का जय होता है। जब श्लोक का पाठ करते हैं ना वेदों के, तब श को ख बोला जाता है और य को जय। केवल वेदों में और कहीं नहीं। क्या? ये अभी तक वहीं अटकी है, वहीं अटकी है बस, और कोई काम। अरे मैडम, आ रहा है, मैं ऐसे लाता नहीं हूँ, मैं खिला देता हूँ लाके। टेंशन मत लो, है ना यहाँ पे, अभी ले आएंगे जाके, खत्म। इतना लोड नहीं लेना चाहिए जीवन में, और भी बहुत टेंशन है। हाँ, हाँ, नहीं लॉजिक नहीं है ये। ठीक है, हो गया। छोटा सा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान नहीं है, नया नहीं है, दो से मिलकर वर्णों का उच्चारण हो रहा है। अभी तक हमने उच्चारण स्थान ऑफिशियली कितने पढ़े हैं? ओनली 6। नासिका तक लगातार हमने 6 उच्चारण स्थान पढ़े। बाकी ये क्या है? 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर बन रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नंबर 9। नंबर 9 है दंतोष्टम। दंतोष्ठम। ठीक है, और इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम।
वकारस्य दंतोष्टम, जो वह होता है ना, आप जिसको वकील वाला वह कहते हो, वो किससे उच्चारित होता है? दंतोष्ट से। देखिए, वकारस्य दंतोष्टम। हो गए पेपर आपके सीईटी के? चलो बढ़िया है। डन? नहीं डन सर? ओके। हाँ, लग गई। बता दीजिएगा, हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है नंबर 7 उच्चारण स्थान, जो कि कौन से सूत्र में है? 10वें में। और 7वां उच्चारण स्थान क्या था? जिह्वा मूलम, यही था ना, जिह्वा मूलम। अब देखो, हमने अर्ध विसर्ग वाला उपद मानिए तो पढ़ लिया था, कहां पर? ओष्ठ में। और ये कहां पर आएगा? यहां पर। तो इसका जो सूत्र है वो भी ऐसा ही है, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय जानते हैं क्या होता है? अरे बताया था ना, अयोगवाह में बताया था ना, अर्ध विसर्ग पूर्वक क और ख, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वा मूलम। और उच्चारण स्थानों में नंबर 7 नंबर पे कौन सा है? यही है। तो 7 उच्चारण स्थान यहाँ कंप्लीट हो गए। देखो, ये चीज आपको समझनी होगी, दिमाग में रखनी होगी। 11 पंक्तियां हैं, 11 सूत्र है, 7 उच्चारण स्थान है, ठीक है ना? क्योंकि बाकी जो और वर्ण दो दो से हो रहे हैं ना, वो कोई नया उच्चारण स्थान नहीं बन रहा है। कंठ और तालु को कैसे मिला सकते हो आप? है क्या पॉसिबिलिटी? कोई नहीं है ना, तो नया उच्चारण स्थान बन नहीं सकता। तो दो उच्चारण स्थानों से एक वर्ण का यदि उच्चारण स्थान है तो वो नया उच्चारण स्थान नहीं है, ठीक है? लिखिए, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। माहेश्वर सूत्र याद है और ये सूत्र याद है तो 2 प्रश्न सही हो गए आपके अपने आप ही, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आता है उच्चारण स्थानों से। डन? छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिह्वा मूलक का जिह्वा मूल्य होगा, बस और कुछ नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है ना। चले भाई, और अंत में आपने छठे उच्चारण स्थान में एक शब्द पढ़ा होगा, नासिका, ओ सॉरी, यम गणना नाम नासिका च, च लिखा हुआ था ना, उस च का यहां पर अर्थ है और वो है आपका वापस कौन सा उच्चारण स्थान आएगा? नासिका। अब बताओ, अगर नासिका दो थोड़ी होती है, ठीक है ना, ये केवल किसके लिए है? सूत्र के लिए। उच्चारण स्थान ही है, कहा नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वार, क्योंकि एक अनुस्वार और यम ही बच रहे थे ना, तो कहा नासिका अनुस्वार से, अर्थात जो अनुस्वार होगा ना आपका और साथ में कौन? यम, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? नासिका। क्लियर? ये 11वीं पंक्ति थी, आप 11वां सूत्र था, लिख लीजिए। अनुस्वार और यम का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। अनुस्वार और यम का उच्चारण स्थान नासिका होगा। अब देखिए, आप शुरू से देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ए आ गया, कै वर्ग आ गया, है आ गया और विसर्ग आ गया, 4 चीजें कवर कर ली उसने।
इचु यशानाम तालु, ई आ गया, चे वर्ग आ गया, ये आ गया, शे आ गया, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री आ गया, टे वर्ग आ गया, रे आ गया, शे आ गया, ठीक है। उसके बाद ऋतु लसा नाम दंता, री आ गया, तय वर्ग आ गया, ल आ गया और स आ गया, ठीक है। उसके बाद यम गणना नाम नासिका चे, पांचों वर्ण आ गए, अर्थात पूरे पांचों, सॉरी उपपद मानिया नाम है बीच में, तो उ आ गया, पै वर्ग आ गया, उपद मानिया आ गया। उसके बाद यम गणना नाम पांचवें वर्ण आ गए, यहां तक स्पर्श वर्ण और य र ल ये तीनों कवर हो गए। साथ में आपके श श और है चारों कवर हो गए। अब बचा क्या, एक तो ओनली व प्लस ए ओ आई औ, ठीक है, ये 5 बचे। तो उसके लिए कह दिया ए दई तो हो कंठ तालु, तो ए और आई आ गया। फिर ओ दऊ तो हो कंठोष्टम, ओ और औ आ गया। वकारस्य दंतोष्टम व आ गया। अर्थात वर्ण लगभग पूरे हो गए हमारे। अब क्या बचा था, केवल एक तो जिह्वा मूल्य बचा था और एक क्या बचा था, अपना अनुस्वार। तो इन दोनों के लिए भी ये 2 सूत्र आ गए। अर्थात हमने पूरी वर्णमाला प्लस अयोग वाह सबको कवर कर लिया है यहाँ पर उच्चारण स्थानों के आधार पर। तो उच्चारण स्थान बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा ऐसे। कैसे आएगा कि साहब क का उच्चारण स्थान बताओ, या निम्नलिखित में से कंठे वर्ण कौन से। अभी हमने इनके लिखाए नहीं ना, तीनों के वो लिखा दिए थे क्या मैंने, कंठ तालु वाला लिखा दिया था क्या। कंठ तालु वो वर्ण को क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। क्या कहते हैं कंठ तालु वर्ण को, कंठ तालव्य। लिख लीजिए, कंठ तालु वाले वर्ण को तो कंठ तालव्य। बाकी नासिक के तक लिखा दिया था ना सब। पांचवा जो उच्चारण स्थान था वो लिखा दिया था ना, नासिक के कहते हैं उसको, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, कंठ तालु वाले को कंठ तालव्य, इसको कहेंगे कंठोष्ठ्य। क्या कहेंगे इसको, कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य वर्ण कहेंगे इनको। किसको, ओ और औ को। ए और आई को क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। क्योंकि इन शब्दों से प्रश्न आ जाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, कंठोष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नासिका तक लिखाई दिया था मैंने ना, हो गया ये। कंठोष्ठ्य कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, उच्चारण स्थानों के आगे आधा करके यह लगा दो, ये फॉर्मूला है इसका। अब जैसे आगे आओ, इसका क्या होगा बताओ, दंतोष्ठ्य, ठीक है, लिख लीजिए दंतौष्ठ्य। इस वर्ण को क्या कहेंगे, दंतोष्ठ्य। अब बताओ एग्जाम में सीधा ही आ जाएगा लिखा हुआ, निम्नलिखितेषु दंतोष्ठ्य वर्ण अस्ति। अब आप वहां पर कड़ा चूक ना हो, इसलिए मैंने ये लिखाया है, ठीक है। कड़ा चूक हो जाते हैं ना, यही कहते हैं ना कंफ्यूजन को कि भाई कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वह है उसको क्या कहते हैं हम, दंतोष्ठ्य वर्ण। नेक्स्ट जो है, इसका तो नाम ही है जिह्वा मूलीय है, इसका तो नाम ही क्या है, जिह्वा मूलीय। तो ऐसे ही समझ जाओगे इसका तो। और अंत में नासिक के क्या होंगे, अनुस्वार और यम। अब वहां चलिए जहां पर हमने पढ़ा था यम गणना नाम नासिका च, ठीक, चले गए छठे नंबर पे। लेकिन इससे पहले क्या आपने ध्यान दिया कि पांचों सूत्रों में कु चू टू तू पू का ग्रहण किया गया है, किया गया है। तो पांचवें वर्ण तो वहां भी ग्रहण हो गए, क्योंकि कु का मतलब तो पूरे 5 वर्ण है ना, चू का मतलब भी पूरे 5 वर्ण है या नहीं, टू का मतलब भी पूरे 5 वर्ण है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, तो ध्यान रखना है वर्णमाला में 10 टोटल इतने ऐसे वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है। क्या है, जिनके 2-2 उच्चारण स्थान। और इनको भी हम डिवाइड करें तो इनमें 6 तो क्या है, व्यंजन है, 6 तो क्या है, व्यंजन है, और 4 क्या है, स्वर है। कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, देखो य म ग ण न और व। और उसी प्रकार यहाँ ए आई ओ और औ, 4 क्या है, स्वर है या नहीं है बताओ। अरे इसका उच्चारण किससे होता है, तालु से भी होगा और नासिका से भी होगा, क्योंकि च वर्ग में भी है ये, है ना। कोई चीज लॉजिक
आपने चू में भी इसको शामिल कर लिया और आपने नासिका में भी इसको शामिल कर लिया, अर्थात इसके दो उच्चारण स्थान हो गए। यह के कितने हो गए? दो। तालु प्लस नासिका। क्लियर है भाई? कोई डाउट है क्या? बताओ। अरे चू में भी तो शामिल हुआ है, तो च वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? तालु से। और साथ में यम गणना नाम नासिका में भी आया है, अर्थात इसके दो उच्चारण स्थान है। कितने उच्चारण स्थान है? दो। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? म के कौन होंगे भाई? ओष्ठ, ओष्ठौ प्लस नासिका। उसी प्रकार ङ का क्या होगा? कंठ प्लस नासिका। उसी प्रकार ण का क्या होगा? बताओ। मूर्धा प्लस नासिका। उसी प्रकार न का क्या होगा? दंता प्लस नासिका। आ गया समझ में? झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, सही है ना? बिल्कुल। तो इसके दो दो उच्चारण स्थान होंगे यम गणनम के। उसी प्रकार व के कौन होंगे? पढ़ चुके हो आप। दंता प्लस ओष्ठौ, दंतोष्टम होता है ना। उसी प्रकार इनके तो आप जानते हो कंठ तालु होंगे दोनों के, तो क्या होंगे? कंठ तालु, और इनके कंठोष्टम। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक पंक्ति के रूप में लिखिए। देखिए संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में कुल 10 वर्णों के संस्कृत वर्णमाला में कुल 10 वर्णों के ब्रैकेट में लिखना 4 स्वर 6 व्यंजन। 4 स्वर 6 व्यंजन। ए ओ आई औ और यामा गाना न और व। 4 स्वर और 10 व्यंजन। क्या बोला मैंने? 4 स्वर और 6 व्यंजन। ठीक है। के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। डन? लिखना चाहो लिख लो। 4 स्वर ये हैं और 6 व्यंजन ये है। एक साथ भी लिख लो, है ना। स्वर तो कौन कौन है? ए आई ओ औ, और ये व्यंजन है यम गणन और व। ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, ये भी लिखना चाहो तो भी लिख लो, कोई मना नहीं करूंगा। अगर आपको और अच्छे से भाई मान लो याद नहीं रहता हो तो देख के याद हो जाएगा ना। अब देखो, यहां से अगर वो ऐसा कोई प्रश्न बनाए और वो आपको कह देगा, क्या कहेगा कि साहब निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण बताइए, और वो तालु वाला एक भी नहीं देगा और ये दे देगा उठा के, तो आपको नासिक के नहीं ढूंढना है फिर इसको, क्योंकि इसके दो उच्चारण स्थान है। वो दोनों में पूछ सकता है आपसे ये सवाल। कर सकता है नहीं कर सकता है? इस वजह से लिखाना जरूरी है। दोनों में से एक पूछ ले तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। डन? अब जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि रोज कुछ नया सिखाएंगे, आज एक और चीज नई सिखाते हैं। ये भी नई है खैर आपके लिए, लेकिन फिर भी एक अच्छी सी चीज सिखाते हैं जो अब तक आपको गलत लगती थी या आपने गलत याद कर रखी थी, उसको सही करवाते हैं। पूछा था ना एक सवाल, पानी और जल में क्या अंतर है? याद है? क्या अंतर है? अरे नहीं, वो मरे हुए को देते वाला पानी नहीं। पानी और जल, केवल केवल शब्दों की बात कर रहा हूं मैं।
नहीं, ऐसे नहीं बताया था मैंने। ऐसा तो नहीं बताया मैडम। मैंने ये बताया था कि जो पानी होता है ना, वो जहां भी भरा है वो पानी है, चाहे वो नाली में है, चाहे वो तालाब में है, चाहे वो कीचड़ में है, चाहे कहीं भी है। टंकी में भी भरा हुआ पानी है, छत पे भरा हुआ पानी है, सड़ा हुआ भी पानी है। जो भी लिक्विड वस्तु है सब क्या है, पानी है। लेकिन जल होता है उसका शुद्धतम रूप। सबसे शुद्ध जो रूप होता है ना पानी का, उसको क्या कहते हैं, जल। इसलिए संस्कृत में किसका प्रयोग किया गया है, जलम। और इसलिए भगवान पे पानी नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं, जल। शुद्ध रूप जिसको हम पीते हैं, ठीक है, शुद्धतम रूप, तम मतलब सबसे शुद्ध रूप को जल कहा जाता है। आया समझ? अब पानी और जल में बहुत अंतर है। हम क्या ये सोचते हैं पानी और जल तो पर्यायवाची, नहीं है। ठीक है, हिंदी में है, संस्कृत में अगर पानी शब्द होता तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी जल शब्द को लाने की। तो जलम जो शब्द है ना, वो इसलिए इसलिए संस्कृत को सर्वाधिक शुद्ध भाषा माना गया, क्योंकि शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, संस्कृत में अप शब्द जिसको आप गाली कहते हो वो है ही नहीं, क्योंकि अच्छी लैंग्वेज है ना। जब शुद्ध चीजों का आप पता करोगे और शुद्ध चीजें ही पढ़ रहे हो, तो आप क्यों अपशब्दों का प्रयोग करोगे? तो इसलिए सर्वाधिक शुद्ध भाषा मानी गई, देवों की वाणी इसलिए मानी गई। वहां पर मैक्सिमम सबसे, अगर किसी को गलत बोलना हो तो बोल दो दासी पुत्र, बस। दासी का पुत्र, वही बहुत बड़ी चीज थी, उसमें युद्ध छिड़ जाते थे। ये था लास्ट अपशब्द, दासी पुत्र, बस। ठीक है, तो संस्कृत शुद्ध है। ठीक है, लिखिए। अब देखिए, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये एक दो बिंदु है साहब, ये बहुत परेशान करेंगे आपको। क्या नाम है इनका? विसर्ग है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अरे वाह, याद हो गया। अकु है विसर्जनीय नाम। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा राम है। प्रश्न आ गया, यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ है। मैंने लिखा हरि ही, यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, यहाँ लिखा गुरु, यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्योंकि हमसे किसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है? कंठ का पूछ रहा है ना। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है और ये दोनों गलत है। अगर आपसे विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है ऐसे शब्द दे करके, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान से समझना। विसर्ग क्या है? अयोगवाह। आपने देखा होगा हिंदी में भी इसको बोलने के लिए अह बोलते हैं। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो विसर्ग है ना, ये रहता है स्वर पर आश्रित। क्या रहता है? स्वर पर आश्रित। अब कोई चीज अगर किसी पर आश्रित है तो उसी के रूल फॉलो करेगी ना। मैंने कहा कि मैं तेरे को मेरे साथ कमरे में तभी रखूंगा जब तू मेरे लिए खाना बनाएगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो कमरे में रहे, वरना दूसरी जगह जा। ऐसा ही करते हैं ना हम भी। तू खाना बनाना, मैं बर्तन मांजूंगा। ठीक है, तू पोछा लगाना, मैं झाड़ू निकालूंगा। ऐसे काम बांटते हैं ना अपन। तो एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं? आश्रित। लेकिन ये एक दूसरे पर नहीं है, एक पूरी तरह किस पर आश्रित है? स्वर पर। तो यदि विसर्ग जब स्वर पर आश्रित है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर का उच्चारण स्थान होगा ना, वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। जिस स्वर के बाद विसर्ग आया है, अ के बाद आया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अ का खुद का ही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। सिंगल पूछा जाए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है? कंठ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि हरि ही में विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो यहां आपको किसका उच्चारण स्थान लेना है? ई का। और ये क्या हो जाएगा? तालु। इसीलिए अगर आपने विसर्ग को बोलना अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि हम ऐसे भी बोलते हैं, राम है तो बोल दिया, हरि है बोलते हैं अपन, गुरु है बोलते हैं अपन, है नहीं है, उसकी मात्रा मिलाओ, हरि ही, गुरु हु। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तालु। यहां क्या हो जाएगा भाई? ओष्ठो हो जाएगा ना। उसी तरह मैंने लिख दिया, पंचमी विभक्ति में बनता है हरे हे, क्या बनेगा? कंठ तालु। और मैंने लिख दिया गुरु हो, पंचमी में ही बनता है, क्या होगा? कंठोष्ठ। बताओ। जिसको पता था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है नई चीज है। कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, कोई शब्द दे दिया जाए,
आगे विसर्ग लगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस शब्द में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको विसर्ग को नहीं देखना, किसको देखना है, उससे पहले स्थित स्वर को। और ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए में कंठ ही दिया हुआ होगा, श्योर है। अगर वो ये पूछेगा ना हरि ही, तो ऑप्शन ए में क्या दिया होगा, कंठ। और हम बी तक तो जाते ही नहीं है, अरे विसर्ग कंठ टिक हटा, काम ही खत्म। ना तो बी को देखा, ना सी को देखा, ना डी को देखा, घर आकर फिर माथा पीटते हैं। ठीक है, और ये तब होता है जब हम किसी चीज को बिना सोचे समझे टैकल करते हैं। अच्छे से देखना है, उसने उच्चारण स्थान पूछा है तो विसर्ग को कहां रखा है। उसने ई के बाद रखा है तो तालु होगा, उसने ऊ के बाद रखा है तो ओष्ठ होगा, उसने ए के बाद रखा है तो कंठ तालु होगा, ठीक है, ओ के बाद रखा है तो कंठोष्ठ होगा। ऐसा प्रश्न बहुत लॉजिकल प्रश्न होता है, मैं होता तो यही देता। लिखो लिखो, विसर्ग का उच्चारण स्थान ये बाद में लिखना, पहले लिखो, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना भाई, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। परंतु परंतु विसर्ग स्वर वर्ण पर आश्रित रहता है, परंतु विसर्ग स्वर वर्ण पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अतः अतः विसर्ग से पूर्व स्थित, अतः विसर्ग से पूर्व स्थित स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान ही, विसर्ग से पूर्व स्थित स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। वापस सुनिए, अतः विसर्ग से पूर्व स्थित स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। ये 100% श्योर है, ये ध्यान रखना। अब लिख लो उदाहरण कि यहां पर राम में तो कंठ होगा, हरि में तालु होगा, गुरु में ओष्ठ होगा, हरे में कंठ तालु होगा, गुरु में कंठोष्ठ होगा। और ऐसे अंडरलाइन कर लेना विसर्ग को, ऐसे है ना, विसर्ग को अंडरलाइन कर लेना। है नई चीज, अब तक आप में से कई लोग हैं जो पहले भी दे चुके होंगे एग्जाम, उनको पता होगा कि ये नहीं पढ़ी होगी, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो। और अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, अगर आपने पढ़ी है तो वो परिमार्जित होगा, और आपने नहीं पढ़ा है तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती, क्योंकि नई चीज हमको हमेशा याद रहती है, ठीक है। बाकी कुछ याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभ्यास कीजिए, याद हो जाएगा। क्योंकि सबके साथ वही समस्या है जो मैंने आपको टीचर्स डे पे सुनाई थी कि भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रहता सुबह मैदान मिलता साफ। सबके साथ ही समस्याएं होती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई स्पेशल हुए हैं। सही है ना, सबके साथ होती है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज हमारे डेली रोजमर्रा जीवन में नहीं आएगी। चलिए जी, उच्चारण स्थानों का प्रकरण आपका खत्म। उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आ गए होंगे उच्चारण स्थान। हमने एक एक वर्ण का जो है आपको बताया है कि क्या उच्चारण स्थान होगा। तो एक बार वापस ये 11 सूत्र एक साथ बोलेंगे और इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। बोलिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। बस यही तो दिक्कत है, आप पता है क्या बोलते हो, केवल कंठ है, तालु, मूर्धा। सूत्र तो कोई बोलता ही नहीं है, सूत्र तो मैं बोल रहा हूं। अरे मुझे तो याद है, मेरे को नहीं देना पेपर
मेरे को नहीं देना पेपर। बोलो। आकू है विसर्जनीया नाम कंठ है, इचु यशानाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु लसानाम दंताः, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। हाँ दादा भाई। चलो। यम गणना नाम नासिका, एदई तो हो, ओदौ तो हो, वकारस्य, और आगे जिह्वामूलीयस्य, और नासिका अनुस्वार। याद करना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न का मामला है, एक प्रश्न पे तो दुनिया हिल जाती है, आपको पता है। 0.5 से रहे हुए लोगों से पूछो, 0.38 से रहे हुए लोगों से पूछो, ठीक है। तो जब वहां पर जाकर रह जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है कि काश एक प्रश्न और सही हो जाता, ठीक है। तो एक प्रश्न बहुत मायने रखता है, ठीक है। ऐसे करके देख रहे हो, बता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यत्न। क्या है भाई? यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। नॉर्मल चीज है, ठीक है। यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। मैंने कुछ बोला तो क्या ऐसे ही बोल दिया क्या मैंने? मेरे शरीर में कुछ हलचल हुई होगी, मेरे शरीर ने कुछ प्रयास किए होंगे। पहले जब बोलने से पहले हम सांस भी भरते हैं, सांस भर के बोलते हैं, फिर बोलने के बाद सांस को वापस छोड़ते हैं, है या नहीं? तो ये हम जो रिलैक्स, जैसे आप बहुत तेज बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, फिर ऐसे करते हो, तो ये प्रयास ही तो किया है ना शरीर ने बोलने के लिए, एनर्जी लगी है उसको। तो किसी वर्ण का उच्चारण करने से पूर्व या बाद में शरीर जो प्रयास करता है उसको हम क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। शरीर जो प्रयास करता है ना, वो मुखमंडल, हमारे फेफड़े, हमारा पेट, हमारे जो भी है, ये जो हमारा क्या कहते हैं, वोकल तंत्र है, मतलब जो भी हम बोलते हैं जिससे, वो कुछ प्रयास करता है उसके लिए। उन प्रयासों को हम क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। इन यत्नों की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आभ्यंतर यत्न। क्या होते हैं पहले? आभ्यंतर यत्न। और नंबर 2 पर होते हैं बाह्य यत्न। बोले कि क्या ही बात है, जो अंदर से हो वो आभ्यंतर यत्न, जो बाहर से हो वो बाह्य यत्न। नहीं, बाह्य का मतलब यहां वो नहीं है कि बाहर से कोई थप्पड़ देके कुछ बोला बोल तो ये हुआ बाह्य यत्न, तो है ना, अपने आप बोलेगा आदमी जब बाह्य यत्न पड़ेगा, ठीक है। वो बाह्य यत्न नहीं है, ये होते हैं उच्चारण से पूर्व। उच्चारण से पूर्व। और ये होते हैं उच्चारण के बाद। उच्चारण के बाद। उच्चारण से पहले जो आप प्रयास करते हो वो क्या कहलाएंगे? आभ्यंतर। बोलने से पहले, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं मान लो, तो मैं जो सांस भर रहा हूं ना वो क्या है? आभ्यंतर यत्न। फिर बोलने के बाद मैं सांस भर रहा हूं वो क्या है? बाह्य। किसी वर्ण को बोलने से पहले जो प्रयास किए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं सर? आभ्यंतर यत्न। और किसी वर्ण को बोलने के बाद जो प्रयास किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाह्य यत्न। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। और ये उच्चारण स्थान और ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपकी दृष्टि में? आभ्यंतर यत्न। क्योंकि जब आप बोलोगे ही नहीं, उससे पहले ही अगर प्रयास नहीं करोगे तो बोल कहां से पाओगे? किसी चीज को आप स्टार्ट करने से पहले जो चीज करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि खत्म होने के बाद। तो इस वजह से, क्योंकि ये विशेष प्रकार के यत्न है, इन्हें क्या कहते हैं हम? प्रयत्न। क्या कहते हैं इनको हम? प्रकृष्टम यत्नम, विशेष प्रकार का यत्न। तो इनको क्या कहते हैं? प्रयत्न। ये कंफ्यूजन में इसलिए दूर कर रहा हूं, किताबों में लिखा हुआ है आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, जबकि प्रयत्न का मतलब क्या होता है? केवल आभ्यंतर यत्न। और इसका मैं आपको सबूत भी दूंगा आगे जब सवर्ण संज्ञा पढ़ेंगे वहां पर। तो क्या कह रहा हूं मैं, वापस सुनिएगा। दो प्रकार के यत्न होते हैं, यत्नों का मतलब प्रयास ही होता है, ठीक है। यहां कोई अलग मीनिंग नहीं है, प्रयास ही है।
तो वर्ण के उच्चारण से पूर्व जो प्रयास किए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? आभ्यंतर यत्न। वर्ण के उच्चारण के बाद में जो प्रयास किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाह्य। अब वर्ण के उच्चारण से पहले के प्रयास महत्वपूर्ण है, इसलिए आभ्यंतर यत्नों को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर रहेगा यहां तक? ठीक है, देखिए नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 कौन से होंगे भाई? आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न, और इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रयत्न। क्लियर? संख्या में है ये 5। कितने हैं संख्या में? 5। नंबर 1 है स्पृष्ट। क्या है? नंबर 2 है ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट। नंबर 3 है ईषद विवृत। ईषद विवृत। नंबर 4 है विवृत। विवृत। और नंबर 5 है संवृत। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां काम आएंगे? काम कहीं नहीं आएंगे रोज के जीवन में। आपको ये सारणी याद करनी है बस, कि कौन से वर्ण का कौन सा अभ्यंतर यत्न है। जैसे हमने उच्चारण स्थान याद करे ना, वो कौन से काम आएंगे हमारे जीवन में। हम थोड़ी बोलते समय ध्यान देंगे कि कै कहां से बोल रहा है और टे कहां से बोल रहा है। हम तो बोलते रहेंगे जैसे बोलते आए। वो हमारे एग्जाम में ही तो काम आएंगे, वैसे ही ये भी आपके एग्जाम में ही काम आएंगे। और ये तो इतने गूढ़ है कि आम आदमी तो पता ही नहीं लगा सकता इनका। आप तो पता ही नहीं लगा सकते। ये तो बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने लिखा, ठीक है, जिनके पास इतना समय था कि उस चीज को उन्होंने पूरी तरह से क्या किया? महसूस किया बोल बोल कर। सोचो ये पता लगाने के लिए कितनी बार बोला होगा उन्होंने। तो उन्होंने इनका निर्माण किया। ठीक है, इस पृष्ठ की हम बात करें तो ये याद करने में बहुत सरल होगा, क्योंकि स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन होता है? स्पृष्ट। स्पर्श वर्ण कौन से थे? कु, चू, टू, तू, पू। ठीक है, तो 25 वर्णों का क्या होगा? ये स्पृष्ट। तो याद रखना, स्पृष्ट में कौन से आते हैं? स्पृष्ट वर्ण। उसके बाद यहां आ जाएगा अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण होंगे? अंतस्थ वर्ण। कितने हैं भाई? 4। कौन कौन से? य, व, र, ल। डन। नेक्स्ट देखिए, ईषद विवृत में होंगे ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण होंगे? ऊष्म। ऊष्म वर्ण भी कितने हैं? 4। श, श, स, ह। क्लियर? उसके बाद विवृत में आपके स्वर। स्वर कितने हैं भाई? 9। ठीक है, तो यहां पर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। और अंत में ये समझना है आपको, यहां तक तो हमारी वर्णमाला ही पूरी हो गई ना वर्णमाला पूरी। फिर से अरे देखो, स्पर्श आ गए, अंतस्थ आ गए, ऊष्म आ गए, स्वर आ गए, 42 वर्ण कंप्लीट हो गए हमारे। अब ये जो संवृत है ना, ये आपको कहेगा कि जो अ होता है ना, रस्व अ, केवल अ, उसका यदि लौकिक प्रयोग होगा, क्या होगा? लौकिक प्रयोग। ये समझने की जरूरत है, बाकी तो आप याद कर लोगे। ये मैं समझाता हूं आपको, लौकिक प्रयोग क्या होता है और प्रक्रिया दशा क्या होती है। किसी भी वर्ण की 2 दशाएं होती है, एक होती है प्रक्रिया दशा, एक होती है प्रयोग दशा। प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस कहां पढ़ते हैं हम? व्याकरण। अरे व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। तो प्रोसेस कहां पढ़ते हैं हम? व्याकरण में। प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है? शब्द। शब्द का क्या करते हैं हम? प्रयोग। आया समझ? नहीं आया? आगे देखो, मैं बता रहा हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 चीज है। हमने पढ़ा राम। क्या पढ़ा? आपसे पूछा गया राम के टुकड़े करो साहब, क्या लिखोगे? रा प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। बताओ ये चीज कहां करोगे आप टुकड़े? व्याकरण में करोगे ना, व्याकरण में, क्योंकि ऐसा सवाल व्याकरण में किया जाएगा आपसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? हाँ साहब, ये हो गया प्रक्रिया, वापस क्या बना दिया हमने? राम। प्रथमा में क्या बन जाएगा? राम है। अब ये जो है, एक बात बताओ, इसको प्रयोग ले सकते हो क्या आप? नहीं, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हिंदी में है। और प्रयोग संस्कृत में किसका होगा? इसका होगा ना, रामह का। अरे संस्कृत लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? या तो विसर्ग का प्रयोग होता है पुल्लिंग में, या फिर कोई मात्रा इत्यादि लग जाती है, तभी तो संस्कृत पहचान में आती है।
हमने कहा कि मुझे पढ़ने जाना है तो डायरेक्ट पठ धातु का प्रयोग करोगे क्या? नहीं, क्या बनाना पड़ेगा? पठती, पठतः, पठंती बनाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कहोगे अहम पठ, नहीं पठ नहीं कहोगे आप, क्या कहोगे? पठामी। तो वो उसका प्रोसेस हुआ ना पूरा कि पठ धातु से क्या बना? पठामी। तो वो किस में हुआ? व्याकरण में। और उसके बाद उसका लौकिक प्रयोग आप कैसे कर रहे हो? पठामी बनाकर। ये समझ लो कि साहब हमने दाल खाई, लेकिन जो दाल बनाने का जो प्रोसेस है वो तो रसोई में होगा। ऐसे थोड़ी है चौक में के देखो मैं दाल कैसे बना रही हूं देखो, वो तो रसोई में होगा ना। तो वो रसोई क्या है? व्याकरण। और वो जो टेबल है डाइनिंग टेबल, वो क्या है? लौकिक प्रयोग है, रोजमर्रा के जीवन में काम है। और समझाऊं इजीली? आ गया समझ में ये चीज? जो प्रोसेस होता है ना, साइंस भी कोई चीज बनाता है तो लैब में ही बनाएगा। अरे जब सबसे पहले परमाणु बम बनाया गया तो लैब में बनाया गया था, बाहर थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, दिक्कत हो जाए, वो एक ने बनाया था चाइना में, उसमें चक्कर में तो 2 साल वर्ल्ड बंद हो गया कोरोना के चक्कर में। वो लैब से ही तो बाहर निकला हो। तो लैब में ही ये, तो वो जो प्रोसेस होता है वो लैब क्या है? वो व्याकरण है। वो लैब क्या है? व्याकरण। तो जब आप व्याकरण में इस ए का प्रयोग करोगे ना, तब तो ये उन स्वरों के साथ ही रहेगा जो कहां है? विवृत में। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, स्वर कहां आएंगे? विवृत में। तो जब तक व्याकरण में है ना ये ए, तब तक तो कहां रहेगा? विवृत में ही रहेगा, जब तक लैब में है। जैसे ही कोरोना बना सॉरी, जैसे ही बाहर आया, लौकिक प्रयोग जैसे ही इसका हुआ, और ये क्या हो जाएगा? संवृत हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे साहब लौकिक प्रयोग कैसे करते हैं? मैंने कहा कि राम शब्द से सुप्रत्यय करके राम है बन गया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है। कहां की बात कर रहा हूं? व्याकरण की। लेकिन अब राम बन गया और अब मैं प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। क्या था ये? श्लोक। और श्लोक में किसका प्रयोग किया मैंने? राम का। श्लोक कहां प्रयोग किए जाते हैं? साहित्य में। साहित्य क्या होता है? लौकिक प्रयोग। अब ये जो मैंने राम बोला है श्लोक में, ये क्या है? संवृत है। इसमें जो ए आया है ना, वो क्या है? संवृत। बस ये ध्यान रखना। और सरल बताता हूं, जब व्याकरण में प्रयोग होगा तो विवृत होगा, और जब श्लोक इत्यादि में प्रयोग होगा तो संवृत होगा। अब आ गया समझ में सबको? ठीक, रसोई घर में है तो विवृत, डाइनिंग टेबल पे दाल बन के आ गई तो संवृत। प्रोसेस, जब उसका प्रोसेस हो रहा है ना किसी चीज का, तब तक वो विवृत है, क्योंकि वो व्याकरण के अंदर है। जैसे ही वो चीज बनकर तैयार हो गई गर्मा गर्म, और जैसे ही वो बाहर प्रयोग में ली जाने लगी, वो क्या कहलाएगी? संवृत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केवल अ, एक ही वर्ण लिया है केवल, क्या? अ। केवल ए के लिए। अब आप कहोगे साहब प्रश्न कैसे आएगा? मेन चीज तो ये है ना, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा संवृत आभ्यंतर यत्न है अस्ति। संवृत आभ्यंतर यत्न किसका है? तो वहां लिखा हुआ होगा प्रयोग दशायाम अकारस्य, प्रक्रिया दशायाम अकारस्य, या अवर्णस्य। लेकिन आपको आगे क्या देखना है? हमेशा ये लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? प्रयोग दशा। या तो लौकिक प्रयोग देगा या प्रयोग दशा देगा। दशा मतलब कंडीशन, ठीक है? तो वो दशा प्रयोग, प्रयोग का ध्यान रखना है। प्रयोग का मतलब होता है हमारा लौकिक प्रयोग, जो हम बोलचाल में काम लेते हैं। आ गया समझ? कोई डाउट इसमें? तो देखो, चार तो शुरू शुरू के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पृष्ट किसका होता है? स्पर्श वर्णों का। ईशत स्पृष्ट किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का। ईशत विवृत किसका होता है? ऊष्म वर्णों का। विवृत किसका होता है? स्वरों का। और समृद्ध किसका होता है? लौकिक प्रयोग में रस्व ए का। ये ध्यान रखना, लौकिक प्रयोग में रस्व ए का, केवल ए का, आ का नहीं, केवल ए का। और दोनों दशाएं मैंने बता दिया आपको। व्याकरण में तो बनता है, प्रोसेस होने के बाद जब प्रयोग में आएगा तो कहां आ जाएगा? समृद्ध। आ गया समझ? आया ना? बोलो भाई। आ गया? अब बोलो हाँ। लिखो। बोलते ही नहीं है, बताओ। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुंह में दही जमा रखा है क्या, कि दही तो भगोनी में जमता है। लिखिए, यत्न।
एक्टिव रहा करो। दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन, टीचिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप लोग एक्टिव नहीं है तो ठीक है, सेल्फ डाउट में चला जाऊंगा मैं। आया समझ? और खुद को कभी यहाँ रख करके सोचो, जब आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे तो कैसा लगता है। ठीक है, कि कहीं मैं सही तो पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं मैं गलत तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो मैंने यही कहा है आपसे, खुद में कमियां ढूंढोगे अपने आप सही हो जाओगे। मैं ढूंढता रहता हूँ। लिखिए, यत्न, वर्ण के उच्चारण से पूर्व, वर्ण के उच्चारण से पूर्व तथा पश्चात, या पहले या बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण के उच्चारण से पहले या बाद में ये तो लिख लो, ये तो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिख लेना परिभाषा। हाँ, वर्ण के उच्चारण से पहले या बाद में, वर्ण के उच्चारण से पहले या बाद में किए जाने वाले, किए जाने वाले, वर्ण के उच्चारण से पहले या बाद में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास, किए जाने वाले आंतरिक प्रयास, अंदर ही होते ना, बाहर तो होता ही नहीं है कुछ, तो आंतरिक प्रयास यत्न कहलाते हैं, यत्न कहलाते हैं। ये प्रयास ओब्लिक यत्न, नेक्स्ट लाइन से ये प्रयास ओब्लिक यत्न दो प्रकार के हैं, ये प्रयास ओब्लिक यत्न दो प्रकार के हैं। नंबर 1 कौन से? आभ्यंतर यत्न। और नंबर 2 कौन से? बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। और अब नंबर 1 डाल लीजिए, आभ्यंतर यत्न। नंबर 1 आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न पढ़ रहे हैं ना हम? डालिए, लिखिए, वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले, किए जाने वाले आंतरिक प्रयास, वापस सुनिएगा, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन, उच्चारण से पूर्व, उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले प्रयास, उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, इन्हें किनको? आभ्यंतर यत्नों को। इसलिए इन्हें प्रयत्न भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें प्रयत्न भी कहा जाता है। वापस लिख, देखिए, उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें प्रयत्न भी कहा जाता है। देखिए, संख्या कितनी है भाई इनकी? 5। देखिए, नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 1 स्पृष्ट, लिख लीजिए। इसमें कौन कौन आते हैं? इस पृष्ठ में कौन आएंगे? स्पर्श वर्ण। संख्या कितनी है? 25। किस रूप में होते हैं? कुचु टू तुपु। कौन सा प्रत्याहार? यह प्रत्याहार। क्यों लिखा रहा हूं? एग्जाम में प्रश्न आ गया
कि यह प्रत्याहारों का आभ्यंतर यत्न कौन सा है, तो फिर से क्या हो जाओगे आप लोग, स्पष्ट नहीं हो जाओगे, कड़ा चूक हो जाओगे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन जो है वो दूर किससे होगा, जब सारी चीजें लिखी हुई होगी हमारे पास। हमने पढ़ा था ना स्पर्श वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है, यही है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है यही वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन सा होगा। तो हर प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक चीज से, इस लाइन से 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। स्पृष्ट किनका होता है, स्पर्श वर्णों का। स्पर्श वर्णों का क्या होता है, स्पृष्ट होता है। ठीक है, यही प्रत्याहारों का क्या होता है, स्पृष्ट होता है। या फिर सीधे आ जाएगा निम्नलिखितेषु स्पृष्ट वर्णाः, और आपको ऐसे पूरा ग्रुप दे देगा, पुचु टुतुपु, या फिर यही प्रत्याहार दे देगा, अण प्रत्याहार दे देगा, ऐसे है ना। 4 प्रकार का प्रश्न एक लाइन से बन सकता है। नंबर 2 देखो, ईसत स्पृष्ट कौन से वर्ण होते हैं, अंतस्थ। संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से होते हैं, य, व, र और ल। कौन सा प्रत्याहार बताओ, यण। कौन सा प्रत्याहार होगा, यण। और इनको यण वर्ण भी हम कहते हैं, हमने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, श, श, स और ह। इनके लिए कौन सा प्रत्याहार, शल। कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, शल प्रत्याहार। स्वर कितने होते हैं भाई, 9। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। और इसके लिए कौन सा प्रत्याहार, अच। कौन सा प्रत्याहार, अच। अब लिख लो ये पूरी। लौकिक प्रयोग ऑब्लिक प्रयोग दशा। आभ्यंतर यत्नों को ही प्रयत्न कहते हैं, लिख लीजिएगा। चलता हूं मैं, मिलते हैं कल। धन्यवाद।